नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 5 दिसंबर और डेली सुबह में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं 9:15 बजे से। आज उसी का नेक्स्ट सेशन होगा। साइंस का आज एमसीक्यू करेंगे हम लोग। देखते हैं कितने सारे एमसीक्यू करते हैं। आसान और मध्यम स्तर दोनों के एमसीक्यू होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक चीज़ और है कि कल बीपीएससी ने एईडीओ के डेट को लेकर के आपको बता दिया है कि आपका एग्ज़ाम 10 से 11 और 12 में हो सकता है या 13, 15, 16 में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। यानी कि 1 महीने 15 दिन आपके एग्ज़ाम में बचा हुआ। अगर आज से लेंगे तो 1 महीने 15 दिन आपके एग्ज़ाम में मात्र है। 45 दिन अंतिम बचा हुआ है। जो आपको करना है, जितना आपको करना है उसमें कर लीजिएगा। फिर उसके नेक्स्ट एसआई का एग्ज़ाम होगा। मतलब जनवरी में तो बहुत सारे वन लाइनर वाले एग्ज़ाम है, वनडे वाले एग्ज़ामिनेशन है। तो कृपया सही से पढ़िएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी निकल जाती तो फिर आपको साल भर वेट करना पड़ता है। आसान सवाल से शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है, ये सभी को पता भी होगा। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? छोटे सवाल से शुरू करेंगे, फिर अंत तक हम लोग थोड़ा सा कठिन स्तर तक जाएंगे। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट्स? 2, 3, 5, 4। आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। मानव हृदय में 2 आलिंद होते हैं, आर्टरिया जिनको कहा जाता है, और 2 निलय होते हैं। ये मिलकर के टोटल 4 मानव के हृदय में कक्ष बनाते हैं। 4 कक्ष होता है इसमें, इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा हल कीजिए कि हृदय की धड़कन उत्पन्न करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा भाग है? तो विच पार्ट इज द नेचुरल पेसमेकर दैट जनरेट हार्ट बीट? ये आपसे पूछ रहा है। नेचुरल पेसमेकर होता है ये। एवी नोड है, एसए नोड है, परक्यूंजे इसको फाइबर कहा जाता है, या फिर बंडल ऑफ हिज कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है हो जाएगा बी, अर्थात एसए नोड, जिसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिनोट्रल नोड कहा जाता है। स्वतः आवेग उत्पन्न करता है और इस आवेग के कारण से हमारे हृदय की गति जो है वो लगातार चलती रहती है, जिसके कारण से इसको नेचुरल हमारे शरीर में इनबिल्ट पेस मेकर के रूप में कहा जाता है। ओके, इसको याद रखिएगा। ये थोड़ा सा उससे ऊपर स्तर का सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर बनती हैं? बहुत आसान सवाल है और ये सब सवाल कभी भी गलत नहीं करते हैं। यकृत में, लीवर में, या फिर गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में, या फिर बोन मैरो में, या फिर वृक्क में, किडनी में, कहाँ पर बनती हैं ये? तो बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल का निर्माण हमारे बोन मैरो में होता है। लाल रक्त कणिकाएं हमारे वयस्क शरीर में लाल अस्थि मज्जाओं में बनती हैं। इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। मनुष्य के रक्त का पीएच लगभग में कितना होता है? 5.4, 8.4, 7.4 या 6.8? इसका आंसर देखते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि ह्यूमन ब्लड जो होता है ना बंधुओं, उसको कहा जाता है बफर सॉल्यूशन होता है। बफर सॉल्यूशन में क्या तात्पर्य होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपना पीएच मेंटेन कर सकता है, अर्थात उसमें अगर कोई एसिडिक पदार्थ आ जाएगा या कोई बेसिक नेचर का पदार्थ आ जाए, कोई बेस शामिल हो जाएगा, उसके पीएच में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है। वो हमेशा ही अपने पीएच को मेंटेन करके रखेगा जितना उसका पीएच वास्तविक रूप से होना चाहिए। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर हो जाएगा रक्त हल्का क्षारीय होता है, जिसका सामान्य पीएच 7.4 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 7.4 जो है यह रक्त का पीएच होता है और इसी को मेंटेन करता है। ये ना तो ज़्यादा एसिडिक होगा, ना तो ज़्यादा नेचर में क्षारीय ही हो जाएगा। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्केलाइन होता है स्लाइटली, पीएच इसका 7 से ज़्यादा होता है। रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज़ द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड कॉल? ब्लड का जो रक्त का जो द्रव भाग होता है उसको सीरम कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, या प्लेटलेट्स कहते हैं। 4 आंसर है यहाँ पर, इसमें से एक निकालना होगा आपको। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा वह द्रव है जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इसी में तैरते रहते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है द्रव का लिक्विड वाला पोजीशन यही होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। और ब्लड का 45% करीब में यही होता है। इसका आंसर प्लाज्मा हो जाएगा। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन करना। डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, मतलब कि हमारे शरीर को, प्रतिरक्षा को बचाना। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करना कहीं पर। या रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान को रेगुलेट करना। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? ये आपको पता भी होगा, बहुत आसान सवाल है ये तो। इसका आंसर हो जाएगा
ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन रक्त को थक्का जमने में सहायता करते हैं, रक्तस्राव को रोकते हैं। हेमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। यहाँ पर दरअसल में प्लेटलेट्स क्या करते हैं, तो रक्त के थक्का बनने जमाने में सहायता करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने की सामान्य इकाई क्या है। ब्लड प्रेशर नापते हैं तो उसकी सामान्य इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसको बोलते हैं मिलीग्राम, HG बोलते हैं, अर्थात रक्त के पारे का मिलीमीटर HG में मापा जाता है। मिलीमीटर ऑफ मरकरी कहा जाता है इसको, mmHg इसको कहा जाता है, ये याद रखिएगा। HG तो जानते ही होंगे, आपने BP नापने का मशीन भी देखा होगा तो उसमें भी आपको HG दिखता है, उसी के द्वारा मापा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है। हमारे शरीर की कौन सी ऐसी धमनी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसका वहन करती है। इसको कहा जा रहा है महाधमनी, ऑप्शन ए है, या फिर पल्मोनरी आर्टरी है, या फिर कोरोटिड आर्टरी है, या कोरोनरी आर्टरी के बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड, ऐसा धमनी, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसका परिवहन कौन सी धमनी करती है। आसान सवाल हो सकता है, आपको पता हो, इसका आंसर ज़रूर निकालिएगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, इसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। एकमात्र धमनी है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से फेफड़ों की ओर ले जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसको ज़रूर याद रखिएगा, यह सवाल कई बार पूछ लेता है इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है कि मनुष्य के हृदय में स्थित वाल्व का मुख्य कार्य क्या होता है। वाल्व्स जो होते हैं उसका मुख्य कार्य क्या होता है। पंप ब्लड आउट, मतलब कि रक्त को बाहर पंप करना, या फिर प्रिवेंट बैक फ्लो, उसके अलावा प्रोड्यूस RBC, या रेगुलेट pH। 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपने आसानी से आंसर निकाल लिया होगा क्योंकि C और D तो हो ही नहीं सकता है, A और B में से ही होगा कोई भी, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही हम लोग हटा देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात प्रिवेंट बैक फ्लोज, यानी कि वाल्व्स एक दिशीय रक्त प्रवाह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त का प्रवाह एक ही दिशा में होता रहे, यह दूसरी दिशा में ना होने लग जाए। ये वाल्व्स के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिम्फ किसका परिवहन करने मुख्य भूमिका निभाता है। लिम्फ के बारे में पूछा जा रहा है। रेड ब्लड सेल का परिवहन करता है, प्लाज्मा प्रोटीन का परिवहन करता है, फैटी एसिड का परिवहन करता है, या प्लेटलेट्स का परिवहन करता है। लिम्फ जो होता है यह किसका परिवहन करता है। लिम्फ प्लेज मेजर रोल इन ट्रांसपोर्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर का, आंतों से वसा यानी कि फैटी एसिड के अवशोषण में लिम्फ महत्वपूर्ण होती है। इसको लसीका भी कहा जाता है। प्रीलिम एग्जाम में आप हिंदी इंग्लिश का टेंशन मत लीजिएगा, एग्जामिनेशन में हिंदी के बगल में पेपर में इंग्लिश भी लिखा होता है, इंग्लिश में भी सवाल लिखा होता है। तो साइंस को तो मैं हमेशा प्रेफर करूँगा, आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि साइंस को आप हमेशा इंग्लिश में भी पढ़ें हिंदी के साथ साथ, क्योंकि हिंदी में कठिन होता है थोड़ा याद करना, इंग्लिश में तुलनात्मक रूप से आसान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लिम्फ, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में O2 का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। प्लाज्मा के द्वारा होता है, वाइट ब्लड सेल के द्वारा होता है, हेमोग्लोबिन के द्वारा होता है, या प्लेटलेट्स के द्वारा होता है। O2 का परिवहन किसके द्वारा होता है, कुछ देर पहले ही मैंने बताया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन RBC में उपस्थित एक प्रोटीन है जो O2 से जुड़ता है, और O2 का परिवहन हमारे शरीर के सभी अंगों तक करने का काम जो है वो हीमोग्लोबिन ही करता है। हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर के जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यू क्या होता है भाई, सेल से मिलकर के टिश्यू का निर्माण होता है, और टिश्यू से अंगों का निर्माण होता है। तो टिश्यू तक सारे जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम होता है वो हीमोग्लोबिन का ही होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय को रक्त आपूर्ति कौन करता है। 4 अलग अलग वेन, एक वेन और 4 अलग अलग आर्टरी के बारे में बोला गया है आपसे। तो पहला है जुगुलर वेन है, हेपेटिक आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है, या फिर रीनल आर्टरी है। तो हृदय को रक्त आपूर्ति कौन करता है, यानी कि हृदय में रक्त जो आता है वो किसके द्वारा लाया जाता है, ये मुख्य रूप से पूछ रहा है आपसे। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है हो जाएगा कोरोनरी धमनियाँ, इसको कहा जाता है, स्वयं हृदय को रक्त प्रदान करती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। कोरोनरी के बारे में याद रखिएगा, ये छोटे छोटे धमनियों के बारे में सवाल होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं।
उच्च रक्तचाप को क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन कहा जाता है, हाइपरटेंशन कहा जाता है, हाइपर एसिडिटी कहा जाता है या वैसोडिलेशन कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन हैं, इसमें से निकालिए, किसी को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? तो एलिमिनेट कीजिए, लेकिन निकालिएगा आंसर ज़रूर ही। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको कहा जाता है हाइपरटेंशन, वह स्थिति है जहाँ रक्तचाप सामान्य सीमा से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद शरीर में एक अलग से स्यूडो ताकत की अनुभूति होगी, आपका खूब मन करेगा काम करने का, नींद नहीं आएगी सही से, और यह शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अनेक कारणों से होता है, कई सारे लोगों को ये डिजीज़ भी हो जाता है जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? बहुत आसान सवाल है ये सब कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। AB+, O+, AB-, O नेगेटिव। 14 के आंसर क्या हो जाएगा? समूह O- जो वो समूह सभी को रक्त दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, AB, RH नहीं होता है। तो O जो ब्लड ग्रुप है, और जो ब्लड ग्रुप है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। इसको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता, यूनिवर्सल डोनर पूछ रहा है आपसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि O नेगेटिव जो है ये समूह सभी को रक्त दे सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। हृदय की धड़कन किस यंत्र से सुनी जाती है? स्फिग्नोमैनोमीटर या फिर स्टेथोस्कोप या एंडोस्कोप या ECG? छोटे छोटे सवाल हैं ये बायोलॉजी के। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको स्टेथोस्कोप से हृदय व श्वसन की ध्वनियाँ सुनी जाती है, जो डॉक्टर सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, आपने देखा होगा। डॉक्टर सिंबल का मतलब ही हो जाता है स्टेथोस्कोप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो होगा वो अच्छे लेवल के भी होंगे, लेकिन आसान भी होंगे, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, उनको ज़रा हल करने का प्रयास कीजिएगा। रक्त का दानात्मक परिभ्रमण यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन किस ओर होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। हार्ट से बॉडी की ओर, बॉडी से हार्ट की ओर, हार्ट से लंग, लंग से फिर हार्ट में, या फिर लीवर से हार्ट की ओर, किस ओर होता है रक्त का दानात्मक परिभ्रमण? हिंदी में इसको कहा जा रहा है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। 16 के आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई सी, यानी कि फुफ्फुसीय परिसंचरण हृदय से फेफड़ों और वापस हृदय तक रक्त का मार्ग होता है, यानी कि हार्ट से लंग और लंग से फिर हार्ट की ओर का मार्ग होता है। फुफ्फुसीय परिसंचरण हृदय से फेफड़े और फिर वापस फेफड़े से हृदय तक का मार्ग होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन इज द पाथ ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग एंड बैक टू द हार्ट्स होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। WBC की आयु लगभग में कितनी होती है? व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में शामिल होता है। 120 दिनों की आयु होती है इसकी, 10 से 12 दिनों की आयु होती है, 4 से 30 दिनों की आयु होती है, या फिर मेनी ईयर्स, कई वर्षों तक जी सकता है। WBC की आयु मुख्य रूप से सी हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिकाओं के जीवन काल आमतौर पर 4 से 30 दिनों के बीच का होता है और इनके प्रकार पर भी निर्भर करता है, लेकिन मुख्य रूप से जो एवरेज हम लोग निकालते हैं कि 4 से 30 दिनों का इनका आयु होता है। अलग अलग टाइप्स में अलग अलग हो सकते हैं, सबसे कम 4 दिन और अधिकतम 30 दिनों के बीच में इनका आयु होता है। हीमोफीलिया रोग किससे संबंधित होता है? हार्मोन से संबंधित है क्या हीमोफीलिया? ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित है क्या? नर्व डीके से संबंधित है? आई डिफेक्ट है? क्या है हीमोफीलिया? और इसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो यह जेनेटिक है, अर्थात यह जीन माँ बाप से बच्चों में आ सकता है और जीन के द्वारा यह आता भी है, जिससे अगर किसी को वंश में है तो पूरे वंश को प्रभावित होने के चांसेज होते हैं। ये भी देखेंगे जरा हीमोफीलिया के बारे में डिटेल। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग से जुड़ा हुआ यह रोग है जिसमें प्लेटलेट्स ठीक से काम नहीं करता है। अब हीमोफीलिया की जो वाहक होती है ना, वाहक, वो X क्रोमोजोम्स वाली, जिनका महिलाओं का जो होता है वो होती है, तो लेकिन उनमें यह बीमारी नहीं होती है, वो जेनेटिक रूप से इसके वाहक के तौर पर होती हैं, यानी कि वो अपने संतानों में ले जा सकती है। अब एक संतान है, एक है सन और एक है डॉटर, तो सन का XY होगा, इसमें एक X है, इसमें एक Y है, और वहीं डॉटर पर XX होता है, तो ये दोनों X एक दूसरे को क्या करते हैं? काउंटर कर देते हैं, जिसके कारण से महिलाओं में यह बीमारी नहीं होती है। लेकिन पुरुषों में चूँकि एक ही X क्रोमोजोम्स है, इसके कारण से इससे प्रभावित पुरुष होते हैं, वहीं पर वाहक जो है
वो माता होती है, मतलब कि महिला होती है। महिला जो होती है इसकी वाहक होती है, लेकिन प्रभावित इससे पुरुष होते हैं। हीमोफीलिया प्लेटलेट्स को ठीक से काम नहीं करते हैं और रक्त का थक्का नहीं बनता है। इंग्लैंड के शाही परिवार जो है उसको माना जाता है कि वह इस रोग से कहीं हद तक प्रभावित था। इसका आंसर बी हो जाएगा। ईसीजी किसकी जांच करता है? लंग कैपेसिटी की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की या फिर कोलेस्ट्रॉल की। ईसीजी किसकी जांच करता है? आज आपने सुना भी होगा भाई ईसीजी जांच करवा, बहुत आसान सवाल है ये तो। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसको कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। तो ईसीजी में इलेक्ट्रो आ गया, हृदय की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है, अर्थात इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? आरबीसी या फिर न्यूरोफिल्स, मोनोसाइट या फिर प्लेटलेट्स। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का। इसका आंसर हो जाएगा सी। मोनोसाइट श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है। यह रक्त की सबसे बड़ी कोशिका होती है मोनोसाइट को, और ब्लड का सबसे बड़ा सेल इसी को कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या कहलाती है? हमारे नर्वस सिस्टम की एक यूनिट, मतलब सबसे छोटा कार्यात्मक जो यूनिट होता है उसको क्या कहा जाता है? एक्सॉन, न्यूरॉन, डेंड्राइट या फिर माइलिन कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे नर्वस सिस्टम का, जिससे हम किसी चीज़ को सेंस करते हैं, महसूस करते हैं, उस सिस्टम का डिसीजन लेते हैं, उस सिस्टम का जो सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है उसको न्यूरॉन्स कहा जाता है। न्यूरॉन्स कहा जाता है। सारा न्यूरॉन का ही खेल है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है सबसे छोटी इकाई, यहीं से तंत्रिका तंत्र शुरू होती है। और न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, ये मॉडर्न कंप्यूटर साइंस जो है उसमें कुछ कुछ न्यूरॉन्स को कॉपी करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बदौलत हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, किसी चीज़ को याद रख पाते हैं, किसी चीज़ को भूल जाते हैं। इस तरह की जो समस्या होती है वो न्यूरॉन्स के कारण ही होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस? सेरेब्रम या फिर सेरेबेलम या फिर मेडुला या थैलेमस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। कौन सा भाग संतुलन करता है हमारे शरीर में किसी भी चीज़ को लेकर के? इसको कहा जाता है सेरिबेलम कहा जाता है इसको। शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। आप सही से खड़े हो पाते हैं, सही से काम कर पाते हैं, वो सारा कुछ यही नियंत्रित करता है। बाएं दाएं हाथ का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो चलना फिरना दौड़ना, वो सब कुछ यही नियंत्रित करता है। आपकी तरफ कोई चीज़ फेंक रहा है तो कब आपको हाथ को आगे बढ़ाना है, कब उसको रोकना है, कितने एंगल पर कोई कैच पकड़ना है, ये हर चीज़ इसी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ नियंत्रित होता है? वेयर इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल? ये ऐसे एक्शन होते हैं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। जैसे क्या? जैसे गर्म वस्तु को अगर आपका हाथ टच कर लेगा तो अपने आप वो हाथ को झटकेगा। हमने क्या सोच करके हाथ को झटका क्या? विद इन सेकेंड के 10वें भाग में यह एक्शन जो है पूरा हो जाता है। अनैच्छिक होता है, तात्कालिक होता है और शरीर को सुरक्षात्मक जो प्रदान करता है ये, क्योंकि शरीर की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि आप गर्म वस्तु पर से हाथ हटा लें, तो ये अपने आप परफॉर्म हो जाता है, आपका परमिशन नहीं लेगा ये। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर जो है हो जाएगा सी। प्रतिवर्ती क्रियाएं मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है? स्कल, रिब्स, वर्टेब्रा या फिर पेल्विस। 4 यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव मस्तिष्क को, तो मस्तिष्क का सबसे कठोर भाग जो होता है वो हमारा स्कल होता है। जो बाहरी आवरण दिखता है आपको, स्कल होता है, वही हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा देता है। खोपड़ी, स्कल या कपाल मस्तिष्क को बाहरी चोट से बचाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइलिन शीथ क्या कार्य होता है? माइलिन शीथ का क्या काम होता है? तो फीड न्यूरॉन या फिर इंक्रीज इम्पल्स स्पीड, रिमूव टॉक्सिन्स या मेक ब्लड। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। माइलिन शीथ का मुख्य रूप से पता है क्या काम होता है? न्यूरॉन्स के चारों ओर न एक वसायुक्त यह आवरण बनाता है, जो उसका इम्पल्स स्पीड वगैरह बढ़ जाता है इससे। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। माइलिन आवरण, जिसको माइलिन शीथ भी कहा जाता है, तंत्रिका आवेग के संचरण की गति को बढ़ाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स एक्सॉन के चारों ओर यह लिपटा होता है, और जिससे क्या होता है भाई, विद्युत संकेत जो न्यूरॉन्स को प्राप्त हो रहे हैं ना, उसको
क्षति नहीं होने देता है और उसको बचाने का काम करता है, और स्पीड को भी कहीं न कहीं यह तंत्रिका आवेग के संचरण की गति को भी बढ़ाने का प्रयास करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। न्यूरॉन्स में आवेग किस दिशा में जाता है? न्यूरॉन्स में चार्ज, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इम्पल्सेस जिसको कहा जाता है। इन विच डायरेक्शन डज द इम्पल्सेस ट्रेवल इन न्यूरॉन्स, ये पूछा जा रहा है। एक्सॉन से डेंड्रिटिस की ओर जाता है, डेंड्रिटिस से सेल बॉडी, या फिर एक्सॉन की ओर जाता है, या फिर एक्सॉन से सेल बॉडी की ओर जाएगा, या फिर आपसे ऑप्शन 4 में सिनेप्स, एक्सॉन और सेल बॉडी ऐसे जाएगा। जो इम्पल्स ट्रेवल करते हैं न्यूरॉन्स में, वो किस प्रकार से ट्रैवल करते हैं, किस दिशा में ट्रैवल करते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, आवेग डेंड्राइटिस से सेल बॉडी और फिर एक्सॉन की ओर जाते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। डेंड्राइटिस से सेल बॉडी या उसके बाद से एक्सॉन की ओर जाएंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क स्रावित करता है? हमारे शरीर के अलग अलग अंगों से हार्मोन स्रावित होते हैं और हर हार्मोन का फंक्शन होता है। तो मुख्य रूप से हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसको पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। यहाँ से कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। इसमें से पूछा जा रहा है एड्रेनलिन या फिर थायरॉक्सिन, मेलाटोनिन या ऑक्सीटोसिन। 4 यहाँ पर हार्मोन के नाम दिए गए हैं। कौन सा हार्मोन मस्तिष्क स्रावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में निर्मित होता है और पिट्यूटरी ग्रंथ में संग्रहित होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य होता है? ऑटोनोमस जो नर्व सिस्टम होता है, इसका क्या काम होता है? वॉलंटरी कंट्रोल करता है, कंट्रोल हार्ट रेट या डाइजेशन ETC, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज की समझ, या फिर मेंटेन बैलेंस। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक कार्य जैसे हृदय की गति, पाचन को नियंत्रित करता है। यह आपसे इच्छा के अनुसार यह काम नहीं होगा, यह अनैच्छिक रूप से स्वतः रूप से यह चलता रहता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का भाग है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का भाग कौन सा है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, या फिर कार्नियल स्पाइनल नर्व्स, या फिर सेरेब्रेलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो मुख्य रूप से हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जैसे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का नेटवर्क जो है, उससे बाहर का पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, तंत्रिकाओं का एक ऐसा नेटवर्क होता है जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर होता है। ये अपने मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच में सूचनाओं का संचार करता है। तो पेरीफेरल जो है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बाहर का यह क्या होता है? तो नर्वस सिस्टम होता है। इसका आंसर क्या हो जाए? इसका आंसर हो जाएगा सी, कपाल रीढ़ की नसों को परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS में शामिल किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसको ज़रूर याद रखिएगा, इस तरह के छोटे छोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं। सिनेप्स क्या होते हैं? सिनेप्स किसको कहा जाता है? ज्वाइंट बिटवीन द न्यूरॉन्स। मसल फाइबर, हार्मोन होता है, इंजाइम होता है। सिनेप्स किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का। सिनेप्सिस 2 न्यूरॉन्स के बीच जंक्शन या जोड़ है जहां संकेत प्रसारित होते हैं, इसी को सिनेप्स कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। मेडुला ऑब्लंगाटा किसको नियंत्रित करती है, ये पूछा जा रहा है। दरअसल में ये होता क्या है? तो ये हमारे मस्तिष्क में, मस्तिष्क का निचला हिस्सा, मस्तिष्क है तो इसका निचला हिस्सा और रीढ़ की हड्डी जो है उससे जुड़ा हुआ होता है, ये बीच का होता है। और इसका पूछ रहा है किसको नियंत्रित करता है? ये मेडुला ऑब्लंगाटा कहा जाता है। विजन को, मेमोरी को, रेस्पिरेशन एंड हार्ट रेट को, या फिर वॉकिंग को, किसको यह नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेडुला ऑब्लंगाटा। श्वसन, हृदय गति, रक्तचाप जैसे महत्वपूर्ण अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो कभी रुकती नहीं हैं, स्वतः रूप से चलती रहेंगी, उन सभी को नियंत्रित करने का यह काम करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस प्रकार की नसें मस्तिष्क से संकेत शरीर तक ले जाती हैं? सेंसरी नसें, मिक्स्ड नसें, मोटोर नसें, या फिर डोर्सल जिनको कहा जाता है। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? मोटर तंत्रिकाएं कहा जाता है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से संकेतों को मांसपेशियों और ग्रंथियों तक ले जाती है। मसल्स और ग्लैंड्स तक जो संकेत ले जाने का काम करती हैं वो यही करती हैं। इस नर्व्स का नाम याद रखिएगा, ये पूछ लेता है कई बार। इसका आंसर सी हो जाएगा।
पार्किंसन रोग किसकी कमी से होता है? पार्किंसन डोपामाइन की कमी से होगा क्या, इंसुलिन की कमी से होगा, थायरॉक्सिन की कमी से या एस्ट्रोजन की कमी से होगा? पार्किंसन जो बीमारी होती है जिसमें भूलने की समस्या हो जाती है, वह पूछ रहा है आपसे कि किसकी कमी से होता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा पार्किंसन रोग मस्तिष्क में डोपामाइन उत्पादक कोशिकाओं की हानि के कारण से होता है। मैंने गलती से भूलने की बीमारी इसको बोल दिया। पार्किंसन में दरअसल में आपने देखा होगा सही से चल नहीं पाते हैं, हाथ को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, मतलब शरीर का बैलेंस जो है ना वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। मैंने पार्किंसन बोल दिया यहाँ। भूलने की समस्या तो अल्जाइमर में होता है, पार्किंसन बिल्कुल अलग होता है। ये नर्व्स की बीमारी होती है जिसमें डोपामाइन उत्पादक कोशिकाएं जो होती है ये या तो लॉस्ट हो जाती हैं या कमज़ोर हो जाती है या फिर इनका मृत्यु हो जाता है इन कोशिकाओं का, जिसके कारण से इस प्रकार के जो मनुष्य होते हैं उनको चलने फिरने, बैठने उठने, खाने पीने में बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि शरीर हाथ पैर अपने साथ एक दूसरे के साथ बैलेंस ही नहीं बना पाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 34 का? इसका आंसर हो जाएगा सी, सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आँखों की पुतली का फैलना किसका उदाहरण होता है? रिफ्लेक्स एक्शन का, वॉलंटरी एक्शन का, लर्न्ड एक्शन का या हार्मोनल एक्शन का? आँखों की पुतली का फैल जाना है ना, या किसका उदाहरण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आँखों की पुतली के प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया में फैलना या सिकुड़ना एक प्रतिवर्ती क्रिया है, रिफ्लेक्स एक्शन है, अनैच्छिक होगा, यह हमारे इच्छा से नहीं होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। न्यूरॉन में संदेशों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? न्यूरॉन्स में संदेशों का आदान प्रदान डीएनए के द्वारा होगा क्या, हार्मोन्स के द्वारा होगा क्या, न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा होगा क्या, या एंजाइम के द्वारा होगा? न्यूरॉन में संदेशों का आदान प्रदान जो है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो यह न्यूरोट्रांसमीटर रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो सिनेप्सेस पर संकेत को प्रसारित करते हैं, इन्हीं के द्वारा यह काम होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। कई सारे हमने सवाल किए हैं, इसके आगे के सवाल मैं आपको कल के वीडियो में करवा दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अगर आपको AEDO के लिए क्विज़ में ज्वाइन करना हो, जहाँ पर 100 से 150 तक MCQ हम लोग करते हैं और वो आपको मिलता है, लिंक पर आप क्लिक करते हैं, अपना MCQ लगाते हैं, फिर स्कोर जाँच करते हैं, तो जुड़ सकते हैं। लास्ट का 1 महीना बचा हुआ है, अपना 100% दीजिए अगर आप AEDO की तैयारी कर रहे हैं तो, या अगर नहीं कर रहे हैं तो जिस एग्ज़ाम की कर रहे हैं उसी को 100% दीजिए। अगर आप BPSC को कर रहे हैं 72 BPSC, तो फिर AEDO की तरफ में देखिए भी मत, इस डायलेमा में मत रहिएगा कि दोनों का एक साथ कर लें। अब 1 महीना बचा हुआ है, अब 1 महीना सही से समय दीजिए इसको। थैंक यू सो मच आप सभी का।